बात करते हैं एक नए भारत की, और ये भारत वो है जो नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है, यानी नक्सल मुक्त भारत। भले ही आपको सुनने में ये किसी आम खबर की तरह लगेगी कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन सच ये है कि भारत से नक्सलवाद का पूरी तरह से खत्म होना आजादी के बाद भारत की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। हमारे देश के लगभग 40 करोड़ जेन जी के जो लोग हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं कि अब उन्हें एक ऐसा भारत मिला है जहां लाल आतंक का नामो निशान नहीं है। लेकिन आज हमारे देश के करोड़ों लोगों और खास तौर पर जेन जी को यह जरूर जानना चाहिए कि नक्सलवाद की हमारे देश ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है और कितने लोगों ने इसकी वजह से अपना बलिदान दिया है। वैसे तो नक्सलवाद सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इस शब्द और इसके आतंक को भारत से खत्म करने में 3000 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए। इस शब्द के आतंक ने हमारे देश में 20,000 से ज्यादा आम लोगों की जान ले ली। नक्सलवाद की वजह से दशकों तक देश के 12 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी, डर और भूखमरी में जीते रहे, पूरे देश से कट गए। इसीलिए वित्त वर्ष 2025 और 26 के इस आखिरी दिन नक्सलवाद का खत्म होना भारत में एक नई आजादी का सूर्योदय है। हमारे देश में अक्सर आरोप लगता है कि जब सरकार किसी काम को पूरा करने की कोई तारीख तय करती है, कोई डेडलाइन रखती है, तो उस समय तक वो कभी अपना काम पूरा नहीं कर पाती। सरकारें तो कहती ही रहती हैं, लेकिन वो समय पर अपना काम पूरा नहीं करती। लेकिन नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन रखी थी और ये काम उन्होंने पूरा कर दिया। वर्ष 2014 से पहले भारत के 126 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे और सिर्फ 2 जिले बचे थे। वर्ष 2014 से पहले नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले 35 थे और आज ये 0 है। नक्सलवाद की घटनाओं के केस दर्ज करने वाले विशेष पुलिस थानों की संख्या 350 से घटकर सिर्फ 60 रह गई है। नक्सलवाद के बारे में माना जाता था कि यह भारत से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि नक्सलियों ने हमारे देश में लगभग 1200 किलोमीटर का अपना एक रेड कॉरिडोर बना रखा था। देश की 17% जमीन पर नक्सलियों का कब्जा था, जिसमें ज्यादातर जंगल थे। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों सहित 12 राज्यों में पूरा रेड कॉरिडोर बना रखा था। सोचिए भारत के कितने बड़े हिस्से पर नक्सलियों का कब्जा था। नेपाल तक इनकी पहुंच थी और ये दावा करते थे कि नेपाल के पशुपतिनाथ से लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक इनका रेड कॉरिडोर है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक इनकी अपनी सरकार थी, अपनी पुलिस थी, अपनी सेना थी, अपनी अदालतें थी, अपना कानून था और इन्हीं की व्यवस्था थी। नक्सल प्रभावित इलाकों में कोई पुलिस स्टेशन नहीं होता था। वहां रहने वाले लोग डर और गरीबी में जीते थे और नक्सली उनसे पैसा वसूलते थे। एक समय इस तरह की जिंदगी देश के 12 करोड़ से ज्यादा लोग गुजार रहे थे, लेकिन आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह बताया कि नक्सलवाद का मूल कारण विकास की कमी नहीं, बल्कि वामपंथी विचारधारा है। जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाना। इस तरह से नहीं चलेगा। आप में से बहुत सारे लोग इस खबर की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे होंगे, खास तौर पर आज के हमारे जो युवा हैं, जिन्होंने उस जमाने को देखा ही नहीं, उन्हें कुछ याद भी नहीं होगा। इसलिए आज आपको नक्सलवाद का थोड़ा सा इतिहास भी जानना चाहिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि इसका खत्म होना कितनी बड़ी उपलब्धि है। नक्सलवाद के इतिहास को 3 हिस्सों में आप बांट सकते हैं। पहला, वर्ष 1967 से लेकर 2004 तक का समय, जब नक्सलवाद का भारत में जन्म हुआ और उसका विस्तार हुआ। दूसरा, वर्ष 2004 से 2014 के बीच भारत में नक्सलवाद संगठित हुआ और देश में बड़े बड़े नक्सली हमले हुए। ये और ज्यादा संगठित होने का समय था।
कंसोलिडेशन का समय। तीसरा, वर्ष 2014 से 2026 का समय नक्सलवाद के पतन का समय है और आखिरकार ये 2026 में समाप्त हो गया। 1970 के दशक में नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके में किसानों के विद्रोह के साथ हुई। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी की वजह से ही इसे नक्सलवाद कहा जाता है। इस नक्सलबाड़ी विद्रोह की प्रेरणा चीन के नेता माओ त्से तुंग की विचारधारा से आई थी। उस समय नक्सलियों का मानना था कि भारत में भी माओवादी शैली में सशस्त्र किसान क्रांति के जरिए सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए नक्सलियों को माओवादी भी कहा जाता है। कुछ नक्सली चीन के माओ को ही अपना नेता मानते हैं और उस समय नारे लगाए जाते थे, चाइनाज पाथ इज आवर पाथ, चाइनाज चेयरमैन इज आवर चेयरमैन, यानी चीन का रास्ता हमारा रास्ता है और चीन के अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष हैं। सोचिए जरा, देश के नक्सली नेताओं के वैचारिक मार्गदर्शक चीन के नेता थे। वर्ष 1970 से लेकर 2004 तक देश में कई छोटे छोटे उग्रवादी संगठन बने, जिनमें से दो प्रमुख संगठन थे, पीपल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया। पीपल्स वॉर ग्रुप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ज्यादा सक्रिय था, जबकि MCCI का प्रभाव बिहार और झारखंड के इलाकों में था। 1990 के दशक में बिहार में MCCI ने कई बड़े नरसंहार किए। नक्सलवाद का दूसरा दौर 2004 में शुरू हुआ, जब पीपल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ने मिलकर एक नया संगठन बनाया जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। 2005 से लेकर 2014 के बीच भारत के कई हिस्सों में नक्सली हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई। वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बहुत बड़ा हमला किया था और उसमें सुरक्षा बल के 75 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में ही नक्सलियों ने कांग्रेस की एक परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हमला किया था और इसमें कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता और विधायक सहित लगभग 32 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का सफाया कर दिया था और हमले की वजह से पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला की भी मौत हो गई थी। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के बाद नक्सलवाद का तीसरा दौर 2014 से शुरू हुआ, जो नक्सलवाद के खत्म होने की कहानी आपको बताता है। 20 अगस्त 2021 को गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई जिसमें नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की योजना बनाई गई और 31 मार्च 2026 को देश नक्सलवाद से पूरी तरह से आजाद हो गया। यानी जिस नक्सलवाद को 40 वर्षों में खत्म नहीं किया जा सका, उसे सिर्फ 6 वर्षों में समाप्त कर दिया गया। अब ये आंकड़ा देखिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि पिछले 6 साल में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कितनी तेजी से काम हुआ। पिछले 6 वर्षों में हमारे देश में नक्सलियों के मारे जाने की संख्या लगातार बढ़ती चली गई, जबकि सुरक्षा बलों और आम लोगों की मौत के आंकड़े घटने लगे। मौत के आंकड़े आपके सामने हैं, देखिए। वर्ष 2020 में 61 आम लोग और 44 सुरक्षा बलों के जवानों की मौत नक्सली हमलों में हुई थी, लेकिन इस साल यह संख्या घटकर सिर्फ 2 और 1 रह गई है। इसी तरह वर्ष 2020 में 134 नक्सली मारे गए थे और पिछले साल 390 नक्सली मारे गए। 2024 से लेकर अब तक 706 नक्सली मारे जा चुके हैं अलग अलग एनकाउंटर्स में। 2200 नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं और 4800 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आप देखिए कितनी बड़ी सफलता है। अब आप यूपीए के समय के नक्सलवाद की घटनाओं को देखिए, जब यूपीए की सरकार थी। वर्ष 2004 से लेकर 2014 के बीच 10 साल में 16,000 से ज्यादा नक्सली हमले हुए, जिसमें 4,700 से ज्यादा आम लोगों की मौत हुई, जबकि 1,800 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान मारे गए थे, शहीद हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नक्सलवाद 40 साल से खत्म नहीं हो पाया, उसे सिर्फ 6 साल में कैसे खत्म किया गया। इसके लिए सरकार ने 2 तरह से काम किया। पहला, नक्सलियों को मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण खत्म कर दिया गया, यानी अब राजनीतिक जो संरक्षण था, जो एक बहुत बड़ा कारण था क्योंकि ये विचारधारा से जुड़ा हुआ था, वो संरक्षण खत्म हो गया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत हुई। हिडमा जैसे खूंखार नक्सलियों को चुन चुन कर मारा गया और जो बच गए उन्होंने खुद ही डर के मारे सरेंडर कर दिया। दूसरा, नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार ने विकास कार्यों पर अरबों रुपए खर्च किए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 2014 से लेकर अब तक 9,000 से ज्यादा स्कूल बनाए गए।
2014 से लेकर अब तक डाक विभाग ने 6000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस खोले, जिनमें बैंकिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध है। नक्सल प्रभावित इलाकों में 1800 से ज्यादा बैंकों की ब्रांच खुली और 1300 से ज्यादा एटीएम लगाए गए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 240 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना और वर्ष 2025 में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके अपने घर दिए गए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 17,500 किलोमीटर सड़कें बनी और 9,000 मोबाइल टावर लगाए गए ताकि यहां पर मोबाइल फोन चल सके। नक्सली जो थे वो पहले उनकी एक योजना थी कि वो इस पूरे इलाके में सड़कों को नहीं बनने देते थे और ना ही टेक्नोलॉजी आने देते थे। 2 चीजें उनकी खास थी। एक तो वो कभी सड़कों को बनने नहीं देंगे, क्योंकि अगर सड़कें बन गई तो यहां के लोग मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं, यहां के लोग बाहर जाने लगेंगे और बाहर बाकी के देश के लोग यहां तक आने लगेंगे। सड़कें बन गई तो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो इन इलाकों तक पहुंच जाएंगे, इसलिए उन्होंने दशकों तक सड़कें नहीं बनने दी। फिर मोबाइल फोन आया तो मोबाइल टावर नहीं लगने दिए, क्योंकि वो चाहते थे कि देश के जो तमाम बाकी के लोग हैं वो नक्सली इलाकों से कभी भी कनेक्टेड ना हो पाए। तो मोबाइल टावर नहीं लगने दिए और ना ही लोगों तक वो बिजली पहुंचने देते थे। यानी 12 करोड़ लोगों को उन्होंने पूरी तरीके से देश से काट दिया था, जिनके पास ना बिजली है, ना मोबाइल फोन है, ना सड़क है, ना स्कूल है, ना पुलिस स्टेशन है, ना अस्पताल है। नक्सली हमेशा चाहते थे कि ये लोग हमेशा गरीब बने रहें, उनका कभी विकास ना हो, उन्हें कोई अच्छी सुविधा ना मिले, शिक्षा ना मिले, स्वास्थ्य की सुविधा ना मिले और पढ़ाई लिखाई से ये हमेशा दूर रहे। फिर इन्हीं मुद्दों के आधार पर वो लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काते थे कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने नक्सल इलाकों में बहुत काम किया और इससे नक्सलवाद को खत्म करने में बहुत मदद भी मिली है। इसलिए यह सरकार की बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है और इस सक्सेस स्टोरी को आप कोई आम खबर मत मानिए। कुछ वर्ष पहले तक जब कोई कहता था कि नक्सलवाद को खत्म कर देंगे तो इस देश के लोगों को ही विश्वास नहीं होता था, असंभव सी बात लगती थी। लेकिन आज नक्सलवाद हमारे देश से समाप्त हो चुका है और ये आजाद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाएगी।